सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्हाट आर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कंपनीज देखे होंगे जैसे कि डीएचएफएल, आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो क्या ये एनबीएफसीज सेम बैंक्स की तरह ही होती हैं? क्या इन्हें भी हम बैंक्स के कैटेगरी में रखते हैं या कुछ अलग होते हैं ये? तो अगर हम आरबीआई की डेफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45 IC ऑफ द आरबीआई एक्ट, a non-banking company carrying on the business of a financial institution will be an NBFC. It further states that the NBFC must be engaged in the business of loans and advances, acquisition of stocks, equities, debt, etc., issued by the government or any local authority or other marketable securities. तो इसका मतलब ये है कि एक एनबीएफसी वो है जिसका मेन पर्पसेस क्या-क्या होता है? लेंडिंग करना, शेयर्स के एक्विजिशन करना, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के, इंश्योरेंस बिजनेस करना और कुछ डिपॉजिट रिसीव करना। तो आपको 1 सेकंड के लिए लगेगा कि ये सारे फंक्शंस तो बैंक के भी हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है बैंक्स में और एनबीएफसीज में? तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज? तो हमने अभी ये देखा कि जो बैंक है वो डिपॉजिट लेती है, उसी तरीके से एनबीएफसी भी डिपॉजिट लेती है। बैंक्स में होते हैं टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। हालांकि एनबीएफसी में टाइम डिपॉजिट तो होती है, बट डिमांड डिपॉजिट के लिए इन्हें परमिशन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये देखा था कि हर एक बैंक को रन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और वो लाइसेंस उसे प्रोवाइड करती है आरबीआई। बट एनबीएफसी के केस में ऐसा नहीं है। एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होती है और जब आरबीआई किसी को लाइसेंस देती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी इम्पोज किया जाता है। इसका मतलब बैंक्स को बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा जो आरबीआई ने सेट किए हुए हैं। और एनबीएफसी के साथ ये चीज नहीं है, इन्हें ये इम्पोज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। तो आखिर क्या रीजन है कि टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों है बैंक्स के पास, बट एनबीएफसी के पास सिर्फ टाइम डिपॉजिट का ऑप्शन है? तो पहले हम ये समझते हैं ये दोनों होता क्या है। टाइम डिपॉजिट हो गया जैसे कि हमारा एफडी, फिक्स डिपॉजिट। मतलब इसमें यह है कि आप एक कुछ सर्टेन टर्म्स के लिए पैसे आप बैंक में रखोगे और उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट के साथ क्या है, इसमें आपको कोई टाइम ड्यूरेशन का बॉन्डेज नहीं है। आप जब चाहें खुद के डिमांड से अपने पैसे को उनसे बैंक से मांग सकते हैं। तो सपोज ये अगर कोई टाइम डिपॉजिट कराता है किसी भी बैंक में, तो वो 6 मंथ्स के लिए कम से कम तो वो ऐसा सिक्योर हो गया कि बैंक्स अब 6 महीने तक उसको कस्टमर को वापस पैसे नहीं देना है। और अगर इस बीच में वो कस्टमर पैसे मांगे तो उसके लिए एक हैवी पेनल्टी भी लगाती है बैंक्स। तो सेम एनबीएफसी भी ये कर सकते हैं। तो टाइम डिपॉजिट के साथ ये सीन है कि कल को कोई कस्टमर एनी टाइम बैंक्स के पास अपने पैसे मांगने वापस को नहीं आ पाएगा। डिमांड डिपॉजिट के साथ क्या है कि ये कस्टमर कभी भी जब भी डिमांड करेंगे उस टाइम बैंक के पास ये ऑब्लिगेशन होगा कि उन्हें वो पैसे प्रोवाइड कराने होंगे। और इसी कारण से हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे एसएलआर और सीआरआर के भी प्रोविजंस रखे हैं। तो एनबीएफसी को ताकि उन पे ये लायबिलिटी ना आए, ये ऑब्लिगेशन ना आए, इस कारण से उन्हें डिमांड डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि इन्हें भी डिमांड डिपॉजिट का परमिशन दे दिया जाए, तो कल को ये भी हो सकता है कि जब सारे के सारे कस्टमर अगर अपने पैसे वापस मांगने आ गए इनके पास, तो इनका दिवालिया निकल जाएगा। और ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा, बैंक रन का सिचुएशन आ जाएगा। और हमने देखा था बैंक रन किसी भी बैंक के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस कारण से एनबीएफसी को ये परमिशन नहीं है कि वो डिमांड डिपॉजिट को रिसीव कर सकें। इनका मेन पर्पस होता है लेंडिंग के लिए। बट इन लेंडिंग टू दे हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। इन सारे जगह में, इन सारे सेक्टर में इन्हें पूरा का पूरा अलाउड नहीं है लेंड करना। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ पॉसिबल रिस्क है। और एनबीएफसी क्योंकि उनका एसेट किसी नॉर्मल बैंक जितना स्ट्रांग नहीं है, इस कारण से गवर्नमेंट इन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखी है। हालांकि इन सेक्टर्स में भी एनबीएफसी चाहे तो ऑपरेट कर सकते हैं, बट इनको अपनी एक्टिविटीज को मिनिमम 50% के अंदर रखना होगा कि ओवरऑल जितना भी बिजनेस एक्टिविटी इनका है
उनका 50% ही सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में हो। इस तरीके से ये होगा कि इस एनबीएफसी का ये प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा, और अगर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो ये शो कर सकते हैं कि मेरा प्राइमरी बिजनेस तो कहीं और है, यहाँ मेरा 50% से कम है। तो इस तरीके से एनबीएफसी कैन स्टिल एंगेज, हालांकि ये रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है ताकि इस सेक्टर्स को सेफ करके रखा जा सके, क्योंकि ये थोड़े ऐसे रिस्की सेक्टर्स होते हैं। तो अब अगर एक ब्रॉड डिफरेंशिएशन किया जाए बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच, तो हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स, जबकि एनबीएफसी क्या है? अ कंपनी दैट ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विस विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस, इसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ऐसे ऐसे टर्म्स हमें याद करके रखने होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि क्या एक एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत होती है या नहीं। अब आता है रेगुलेशन, कि बैंक्स को रेगुलेट कौन करते हैं? तो वी ऑल नो कि आरबीआई, और एनबीएफसी को भी आरबीआई ही रेगुलेट करती है, बट इनके कुछ डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं, बैंक से थोड़ा डिफरेंट। डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, बैंक्स डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, जबकि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स आर यूजुअली इंश्योर्ड अप टू सर्टेन लिमिट, यहाँ पे आपके कोई भी डिपॉजिट का इंश्योरेंस नहीं होता है। पेमेंट से अगर हम लोग पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का बात करें, तो पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कैन इशू चेक्स, नॉट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो ये चेक्स को इशू नहीं कर सकते हैं। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? कि हर एक बैंक्स के बीच एक सिस्टम है, जिससे आपने देखा होगा कि एक बैंक का अगर आपको चेक मिलता है, वो आप दूसरे बैंक में भी जमा करते हैं, तो वो पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। बैंक्स में तो ये सिस्टम है कि वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू हर एक बैंक एक दूसरे को लिंक अप और कोर बैंकिंग के तहत पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एनबीएफसी क्योंकि इस सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ये चेक्स को इशू नहीं कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ब्रांचिंग नॉर्म्स की बात की जाए, तो बैंक में एक स्ट्रिक्टर ब्रांचिंग नॉर्म्स होता है, जबकि एनबीएफसी के बहुत सारे लीनियंट ब्रांचिंग नॉर्म्स होते हैं कि ये अपने ब्रांच कहीं भी आसानी से खोल सकते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तो हमने ये देखा था कि बैंक्स के एसेट्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, तो इसीलिए इनका हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स होता है। हालांकि एनबीएफसी में ऐसा नहीं है, इनके लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स से भी काम हो जाता है, और यही तो मेन रीजन है कि इनको डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो बैंक्स में मे हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनबीएफसी के केस में ऐसा नहीं है, दे हैव मोर लीनियंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आराम से आ सकता है। और अगर बात की जाए पीएसएल की, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, ये सब में तो बैंक्स को मैंडेट किया जाता है कि एक सर्टेन पोर्शन वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही लेंड करेंगे। हालांकि एनबीएफसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एनबीएफसीज माइट हैव डिफरेंट और नो सच ऑब्लिगेशन, इनके पास वैसा पीएसएल का मिनिमम क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमने देखा, ये थे ब्रॉड डिफरेंशिएशन बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज, और आई होप आप सब अब समझ गए होंगे कि एनबीएफसी क्या है और ये किस तरीके से बैंक से अलग है। अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये देखेंगे कि आखिर एनबीएफसी कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।